जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। आपसे मेरी बात हो रही है ना। चौंकने की कोई बात नहीं है। सिलेक्शन आपका एकदम पक्का है। होमगार्ड बनना एकदम डन है। होमगार्ड बनने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपने हमारे साथ मिलकर जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, इन 30-30 क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट किया है, इन सीरीज को देखना स्टार्ट किया, तो सिलेक्शन और आपके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत ही अपने शिखर तक पहुंचने वाले हैं। तो रेगुलर बेस पर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आगे से 30-30 क्वेश्चंस जारी करने जा रहे हैं। तो अगर आपका भी सपना है एक सरकारी नौकरी और उस सपने के आधार पर अपने परिवार को सजाना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर आपको यहाँ पर यूपी होमगार्ड की वीडियो मिलेगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए कनेक्ट हो रहे हैं, सो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग हिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको विद एग्जाम्पल और डिटेल के साथ समझाने की 100% कोशिश की गई है। सेशन को देख करके अपना फीडबैक लास्ट में ज़रूर दीजिएगा। और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और लाइक के बटन के माध्यम से आप लोग यहाँ पर अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें, क्या कृष्णा, गंगा, रावी या चित्रावती, तो आप सभी को रावी नदी याद कर लेना। रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा स्थित था। हड़प्पा एक यहाँ पर सभ्यता है। बेसिकली अगर मैं आपको डिफाइन करके बताऊं तो आप समझ सकते हैं। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया होगा। यहाँ पर हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। क्या था? हड़प्पा जो था एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। यह नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि आपने आंसर में किया है। और रावी नदी आज के पाकिस्तान में बहती है और वहीं हड़प्पा का स्थल स्थित है। तो इस क्रम में रावी नदी को लॉक करने वाले अपने सारे स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं बाकी के विकल्प गलत क्यों थे, तो यहाँ पर कृष्णा जो है यह दक्षिण भारत की नदी है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में गलत हो जाता है। गंगा उत्तर भारत की नदी है और हड़प्पा से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह गलत हो गया। चित्रावती इस नदी के किनारे कालीबंगा स्थित था, तो हड़प्पा का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये आपके विकल्प हो जाते हैं गलत। राइट आंसर रावी को करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग यहाँ पर कामरूप या देवका, समताता या कृतपुरा, आप इसमें से कौन सा ऑप्शन लॉक करते, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक बात नोटिस के रूप में आपको बताना चाहूँगा, ये जो भी स्टूडेंट सेशन देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए आंसर्स अगर आपको हमसे पहले पता हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर नहीं पता है तो जब हम बता देते हैं तब आप लोग उन आंसर्स को हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट होगा और वो क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे कि हाँ सर ने ये क्वेश्चंस किया था, हमने वहाँ कमेंट बॉक्स में दिया था। ऐसे आप लोग कोरिलेट करके ये क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि कामरूप, देवता, समताता या कृतपुरा, तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए होंगे, समताता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं थोड़ा इसके डिटेल में आपको बता दूं। राइट आंसर तो आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के समय भारत में कई छोटी छोटी रियासतें थी और उस समय आज का बंगाल क्षेत्र समताता नामक रियासत के अंतर्गत आता था। समताता का क्षेत्र मुख्य रूप से यहाँ पर पूर्वी बंगाल यानी आज का बंगाल और बंगाल का कुछ हिस्सा माना जाता है। तो ये आप लोग विकल्प राइट आंसर अगर समताता के साथ किए होंगे तो बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी के विकल्प आपके ऐसे गलत हो गए हैं, 1 मिनट उसको भी दे देते हैं। कामरूप आज का असम क्षेत्र है, तो इसलिए ये गलत हो गया था। देवका ये बंगाल से संबंधित नहीं है, इसलिए गलत हो गया था। और कृतपुरा उत्तर पश्चिम भारत की रियासत है, तो इसलिए ये गलत हो गए थे। 3 ऑप्शन राइट बचा था। राइट आंसर बचा था समताता, जो कि आपने करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कालिदास ने अपने नाटकों को किस भाषा में लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। हिंदी, तमिल, सिंधी या संस्कृत, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर संस्कृत को लॉक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल उन सभी का सही हो जाता है। अगर मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूं तो आपने ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक कर दिया होगा। महाकवि कालिदास पश्चिम भारत के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, विक्रमोर्स वर्षियम हो गया, मालविकाग्नि मित्रम हो गया, संस्कृत भाषा में लिखे थे। और बाकी के ऑप्शंस आपके इसलिए गलत हुए कि हिंदी था ये उस समय विकसित ही नहीं हुई थी, इसलिए ये आपका गलत हुआ। तमिल जो था ये कालिदास ने तमिल में नहीं लिखा था, इस कारण ये गलत हुआ। और सिंधी भाषा का ही प्रयोग नहीं किया था, तो ये आपने 3 ऑप्शन को छांट लिया। बचा था आपका संस्कृत आपका करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख करके बताना है किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्री युग कहा जाता है। पार्थियन, तिमोर, गुप्त या कालम्ब्रा। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर जब भी पूछ ले एग्जामिनर तो आप लोग क्या करोगे, राइट आंसर गुप्त आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्लास की क्वालिटी और कंटेंट आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके हमारी मेहनत को जरूर अदा कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने प्रत्येक फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें इसका बेनिफिट मिले और हम आपके लिए रेगुलर बेस पर क्लासेस लेकर आएँ। ऑप्शन नंबर सी गुप्त अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इतिहासकारों ने गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज या शास्त्री युग कहा है। इस समय में कला और वास्तुकला का विकास हुआ, विज्ञान, गणित और ज्योतिष में प्रगति हुई, साहित्य कालिदास जैसे महान कवि फले फूले, शासन व्यवस्था मजबूत और सुव्यवस्थित थी। तो ये ऐसे आपको यहाँ पर समझ लेना है थोड़ा की पॉइंट में एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। बाकी के आपके पार्थियन जो था ये भारत का स्वर्ण युग नहीं था इसलिए गलत हुआ। तिमोर ये मध्यकालीन आक्रमणकारी था इसलिए गलत हुआ। और कालम्ब्रा ये भारतीय इतिहास का प्रमुख राजवंश नहीं था तो इसलिए ये आपके तीन जो विकल्प थे ये गलत हुए। बचा था आपका गुप्त जो कि सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2009 में उत्तर प्रदेश डैश में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी, और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग राइट आंसर क्या कानपुर, आलमगीरपुर, झांसी या आगरा को लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आलमगीरपुर को स्टूडेंट लॉक करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट है अपने बिल्कुल सही हो जाता है। मैं आपको बता दूं की पॉइंट में आलमगीरपुर आपका सही हो जाता। पहले यह माना जाता था कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ पश्चिम भारत और पाकिस्तान तक ही थी, लेकिन बाद में 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन और औजार आदि मिले। इस खोज से यह साबित हुआ कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिम भारत तक सीमित ही नहीं थी बल्कि यह गंगा यमुना क्षेत्र और पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। तो इस क्रम में जो भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आलमगीरपुर तक स्टूडेंट लगाए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कानपुर दिया गया था तो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कोई यहाँ पर खोज ही नहीं हुई। और झांसी की बात करें हड़प्पा स्थल ही नहीं है, और आगरा मुख्यतः मुगल काल से संबंधित है। तो ये ऐसे आपके गलत हो गए थे। बचा था केवल यहाँ पर आलमगीरपुर जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, कांची स्तूप था या धमके स्तूप था, चौखंडी स्तूप था या विकल्प में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर चौखंडी स्तूप को लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी चौखंडी आपने लॉक किया है, बिल्कुल सही हो जाता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सारनाथ यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश पहुंचे। सारनाथ में ही चौखंडी स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों यानी कि पंचवर्गीय भिक्षुओं से मिले थे। ये आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, 5 शिष्यों का मतलब अर्थात हो गया पंचवर्गीय भिक्षुओं से मिले थे। इसके बाद उन्होंने धमकी स्तूप के पास अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन दिया था। तो इस क्रम में अगर हमने यहाँ पर आपको चौखंडी बताया है, चौखंडी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर चौखंडी स्थान मैंने दिया है, लेकिन एक लाइन यहाँ पर धमकी स्तूप हो गया है, तो धर्म चक्र परिवर्तन का धमके स्तूप पर दिया था। तो कांची स्तूप ये तमिलनाडु में है, धमके स्तूप पहला उपदेश दिया गया था, पहली मुलाकात नहीं थी ये। ठीक है, विकल्पों में से कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये स्तूप को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया, सर्च करने की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा व्यास का प्राचीन नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्यास का प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए तो वित्तसता, पुरुषणी, विपाशा, आस्किनी। तो यहाँ पर आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर करना है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी विपाशा को लाइक किए होंगे बिल्कुल उन सभी का सही हो जाता है। विपाशा को लॉक करने वाले स्टूडेंट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आज जिसे हम ब्यास नदी कहते हैं उसे प्राचीन काल में विपाशा कहा जाता था। जिस नदी को आज हम लोग ब्यास नदी कहते हैं उसको प्राचीन में विपाशा कहा जाता था। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में ये मिलता है।
और इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विपाशा हो गया। ठीक है, ये ऋग्वेद और कई प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। रावी नदी का प्राचीन नाम था इसलिए नहीं लिया गया, और आस्किनी या चिन्नाब नदी का प्राचीन नाम था, इसलिए ये 3 हो गए थे गलत, और विपाशा आपका बचा था जो कि हो जाता है सही। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट, अभिनव गुप्त या भवभूति या दांडी। या दांडी, बाणभट्ट, अभिनवगुप्त, भवभूति या दांडी। तो यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट अभिनवगुप्त को आपने लॉक किया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही हो जाता है। अभिनवगुप्त के साथ जो भी स्टूडेंट है अपने बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं तो देखिए, आपने तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को अभिनवगुप्त को लॉक किया है, लेकिन लोकतंत्र एक प्रसिद्ध क्या था मेरे भाई, ग्रंथ था, जिसके रचयिता कौन थे, आचार्य अभिनवगुप्त हैं। अभिनवगुप्त कश्मीर के महान दार्शनिक थे। क्या थे, कश्मीर के महान दार्शनिक, तांत्रिक और सौंदर्य शास्त्री थे। अभिनवगुप्त ये कश्मीर के महान दार्शनिक, तांत्रिक और सौंदर्य शास्त्री थे। यह ग्रंथ शैव दर्शन यानी कश्मीर शैववाद से संबंधित है। इस क्रम में आपका अभिनवगुप्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी के 3 ऑप्शन जैसे दिए गए थे, बाणभट्ट हर्षचरित कादम्बरी के लेखक हैं, और भवभूति ये संस्कृत नाटककार हैं, भवभूति संस्कृत नाटककार हैं, और मालती माधव उत्तर रामचरित हैं, और दांडी यहाँ पर 10 कुमार चरित्र के लेखक हैं। तो इस क्रम में बचा था आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि अभिनवगुप्त बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई है, ये मैंने सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन ये मत समझिएगा कि एग्जाम से बाहर हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 30 जो क्वेश्चन आपको करवाए जाए, इसमें से एक भी क्वेश्चन स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। तो अगर निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, क्या मनु, चरक, तुलसीदास या कौटिल्य। तो अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या देंगे, हमें जरा बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या देंगे। तो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य हो जाता है। कौटिल्य के साथ जो भी स्टूडेंट है बिल्कुल सही हो जाएंगे। सप्तांग सिद्धांत का मतलब यह है कि राज्य के 7 अंग यानी कि 7 पार्ट ऑफ स्टेट, इस क्वेश्चन का मेन मतलब यही है सप्तांग। यह सिद्धांत कौटिल्य को चाणक्य के नाम से जानते थे। कौटिल्य चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र में दिया था कि सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। स्वामी राजा होता था, अमात्य मंत्री होता था, जनपद भूमि व जनता होती थी, दुर्ग मतलब किला होता था, कोष मतलब होता था खजाना, और दंड मतलब सेना होता था, मित्र मतलब मित्र राष्ट्र होता था। अगर हम बाकी के विकल्पों को देखें तो आपके गलत हो जाते हैं। मनु ये मनु स्मृति के रचयिता हैं, चरक ये आयुर्वेदाचार्य चरक संहिता है, और तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो इस क्रम में ये 3 आपके हो जाते थे गलत। ये आपके 7 जो हैं अंग जो दिए गए थे सप्तांग सिद्धांत, ये आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मृच्छ कटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है, अगर ये पूछ लिया जाए, शुद्रक, चारुदत्त या वसंत सेना, कालिदास, इसमें से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर देना है। अगर मैं थोड़ा डिटेल से आपको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शुद्रक कर दिया। मृच्छ कटिका एक प्रसिद्ध संस्कृत का क्या है, नाटक है। ये लेखक राजा शुद्रक माने जाते हैं। इस नाटक की कहानी है चारुदत्त और वसंत सेना के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए शुद्रक को लॉक किया है बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन ये पात्र एक लेखक नहीं है। तो यहाँ पर ये सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता। 3 विकल्प आपके दिए गए थे, चारुदत्त जो कि नाटक का पात्र था, वसंत सेना गायिका यानी पात्र, कालिदास दूसरे प्रसिद्ध नाटकों के लेखक मृच्छ कटिका के नहीं है। तो इसलिए ये 3 विकल्प आपकी गलत थे। बचा था शुद्रक जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृत माना जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, मनुस्मृत वेद या अर्थशास्त्र या नाट्य शास्त्र। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी नाट्य शास्त्र चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी नाट्य शास्त्र आपका सही हो जाता है। नाट्य शास्त्र एक बहुत प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय
भारतीय ग्रंथ है। इसके रचयिता भरत मुनि माने जाते हैं। इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है कि नाटक कैसे किया जाता है, नृत्य के भाव, मुद्राएं और रस संगीत के नियम पूरे यहाँ पर दिए गए हैं नाट्य शास्त्र में। और इसी वजह से भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत और नाटक की नींव नाट्य शास्त्र को माना जाता है। तो इस क्रम में राइट आंसर नाट्य शास्त्र जो भी स्टूडेंट चूज करेंगे बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम लोग बात करें विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है, जोरोस्टार के विचार या महावीर के उपदेश, बौद्ध संघ के नियम या संस्कृत व्याकरण। तो यहाँ पर अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो बौद्ध संघ के नियम आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल से मैं बताऊं तो विनय पिटक बौद्ध धर्म के 3 पिटकों यानी त्रिपिटक जिसको बोलते हैं उसमें से एक है। यह ग्रंथ बौद्ध संघ यानी संघ के नियम और अनुशासन को बताता है। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए यहाँ पर नियम दिया गया है, संघ के आचार और जीवन शैली बताई गई है। तो इस क्रम में बौद्ध संघ के नियम आपको राइट आंसर कर देना है। पुस्तक किससे संबंधित है तो आपको बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है ये बता देना है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जोरोस्टार के विचार ये पारसी धर्म से संबंधित है, इसलिए ये आपका गलत हो गया था। महावीर के उपदेश ये आपके जैन धर्म से संबंधित थे। संस्कृत व्याकरण भाषा से संबंधित, बौद्ध धर्म से नहीं थे, इसलिए ये आपके गलत हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सही करोगे, महाभारत, चरक संहिता, अर्थशास्त्र या मनुस्मृत। तो यहाँ पर आपको चरक संहिता सही कर लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चरक संहिता के साथ अगर थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करूं तो चरक संहिता ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चरक संहिता एक प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ है, इसे महर्षि चरक ने लिखा था। इसमें रोग, चिकित्सा, दवाएं और इलाज के तरीके विस्तार से बताए गए हैं। इसे आयुर्वेद का मूल ग्रंथ माना जाता है। बाकी के विकल्प आपकी इसलिए गलत हुई क्योंकि महाकाव्य धर्म और युद्ध की कहानी महाभारत से रिलेटेड है, इसलिए चरक संहिता से नहीं आया। अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थव्यवस्था यानी कौटिल्य से रिलेटेड है, इसलिए ये गलत हो गया। मनुस्मृत समाज और कानून से संबंधित है, इसलिए ये चरक संहिता के अंतर्गत नहीं आया। बचा केवल चरक संहिता जो कि ऑप्शन नंबर बी में था, बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मैं बात करूं वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया, समानता, असमानता, आर्थिक प्रणाली या अस्पृश्यता। तो यहाँ पर आपको समानता लगा देना, ऑप्शन नंबर ए के साथ समानता बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए समानता। वेद प्राचीन भारत के धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ हैं। वेदों में यह सिखाया गया है कि सभी मनुष्य बराबर हैं, चाहे कोई राजा हो या साधारण व्यक्ति, सभी को समान और अधिकार समान रूप से मिलने चाहिए। यही मानव अधिकार की आधारभूत अवधारणा है। तो राइट आंसर समानता अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएंगे, समानता बिल्कुल सही है। असमानता में वेद इसका समर्थन नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत हुआ। आर्थिक प्रणाली केवल अर्थव्यवस्था का विवरण नहीं करते, तो इसलिए गलत हुआ। अस्पर्धा यह बाद में समाज में बनी है, वेद में नहीं है, तो इसलिए ये 3 ऑप्शन गलत हो गए थे। बचा था केवल समानता जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। पूछा जा रहा है प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृति में की गई थी। बौधायन, बाणभट्ट, भवभूति, हरिसेन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हरिसेन के साथ कर देना है। हरिसेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पर हरिसेन आपने अगर लॉक किया है, प्रयाग प्रशस्ति एक राजनीतिक प्रशस्ति शिलालेख है। अगर इसे बात करें तो इसे गुप्त सम्राट राजा कुमार गुप्त के शासनकाल में बनाया गया। लेखक रचयिता की बात करें हरिसेन थे। यह शिलालेख संस्कृत में लिखा गया था और राजा के शासन और वीरताओं का वर्णन करता है। इस क्रम में हरिसेन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। बात करें बौधायन, ये धर्म सूत्र के लेखक हैं। बाणभट्ट संस्कृत लेखक, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक हैं। भवभूत ये संस्कृत के नाटककार हैं। तो यहाँ पर बचा था केवल हरिसेन जो कि बिल्कुल सही हो जाता है आपके इस क्वेश्चन के आधार पर। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसमें से आपको क्या कर लेना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को बिल्कुल करेक्ट करके लॉक कर देना है। अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में बताऊं तो प्रभावती गुप्त साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास चरम पर हुआ था। तो इस क्रम में राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन में। अगर और विकल्प की बात करें कुमारगुप्त, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आए थे इसलिए गलत हुआ। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद में शासन किया तो इसलिए आपका गलत हुआ। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले शासक करते थे तो इसलिए इसका कोई उससे रिलेटेड नहीं था। तो ये 3 ऑप्शन सही गलत थे और अब बचा था चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि बिल्कुल सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गईं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में निम्नलिखित में से किन शासकों की मूर्तियां यहाँ पर पाई गईं क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या गुप्त, मौर्य, कुषाण या चोल, इसमें से आपका करेक्ट आंसर कुषाण के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बता दूं, मथुरा कुषाण साम्राज्य के समय एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। यहाँ पाए गए मिट्टी यानी मठ के मंदिरों में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां मिली हैं। उस समय के धार्मिक, सांस्कृतिक और कला कौशल को दर्शाती हैं। जैसे गुप्त, अदर आपके ऑप्शन दिया गया था गुप्त, जो कि गुप्त काल की मूर्तियां गोल और पत्थर की थी, तो ये आपका गलत हो गया। मौर्य, जो कि मौर्य काल की मूर्तियां साधारणतः पत्थर और धातु की बनी हुई थी। चोल, ये दक्षिण भारत के शासक यानी कि मथुरा से संबंधित नहीं रहते थे। तो ये तीन आपके विकल्प हो गए थे गलत, बचा था आपका कुषाण जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे। तो 16, 12 या 14 या 10। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है प्राचीन जैन बौद्ध के अनुसार यहाँ पर महाजनपद कितने थे। तो 16 अगर जो भी स्टूडेंट लॉक किए होंगे बिल्कुल उन सभी का हो जाता सही। बात करूं महाजनपद का मतलब होता है प्राचीन भारत के बड़े राज्य या साम्राज्य। जैन और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित किया है कि प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद थे। ये महाजनपद राजनीति, व्यापार और युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो इस क्रम में अगर आपने राइट आंसर 16 किया तो बिल्कुल सही हो जाता है। 12 भी एक सही संख्या नहीं थी, 14 भी नहीं थी, तो इस क्रम में ये तीन आपके गलत हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस त्योहार को वसंत का त्योहार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए HW के लिए, ये सभी को आना चाहिए। आप लोग फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये क्लास आपको कैसी लग रही है, एक बार क्लास का भी फीडबैक मुझे दीजिएगा। तो अगर बात करें भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आंसर की कि 1813, 1857, 1853 या 1833, तो यहाँ पर 1853 को लॉक करने वाले अपने प्यारे स्टूडेंट हो जाते हैं सही। डिटेल में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। कह रहा भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत मुंबई, जो कि बॉम्बे और थाने के बीच हुई थी। यह लाइन 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी। यह लगभग 34 किलोमीटर लंबी थी। से भारत में आधुनिक रेलवे परिवहन की नींव रखी गई। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके इसलिए गलत हुई। 1813 बहुत पहले रेलवे नहीं थी, तो इसलिए आपका गलत हुआ। 1857, 1853 के बाद की ये तारीख है, इसलिए गलत हुआ। रेलवे परिचालन का साल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए। बचा था 1853 जो कि सही हो जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट किए होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मैं अगर बात करूँ ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, डांसिंग गर्ल एक प्रसिद्ध कांस्य यानी कि ब्रास की मूर्ति है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु घाटी से मिली थी। यह मूर्ति लगभग 45 साल पुरानी मानी जाती है। यह मूर्ति ये दर्शाती है कि उस कलात्मक कौशल और नृत्य का महत्व बहुत था। बाकी विकल्प आपकी गलत इसलिए हुई। लोथल एक व्यापारिक नगर, डांसिंग गर्ल वाला व्यापारिक नगर है। डांसिंग गर्ल वहां नहीं मिली, इसलिए ये गलत हुआ आपका। और हड़प्पा स्थल से अन्य मूर्तियां मिली, डांसिंग गर्ल नहीं मिली, तो ये आपका गलत हुआ। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, डांसिंग गर्ल वहां नहीं है। तो इस क्रम में बचा क्या, मोहनजोदड़ो, जो कि आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक से संबंधित है। जो आपका ये शासक से किस शासक से संबंधित है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को आपको लॉक करना है। समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त के शासनकाल का है। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त की वीरता, विजय और साम्राज्य विस्तार का वर्णन किया गया है। यह गुप्त साम्राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। अन्य विकल्प आपके स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त के बाद के शासक थे, इसलिए गलत हुए। और चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त से पहले अशोककालीन चंद्रगुप्त मौर्य से न मिलाए, तो इसलिए गलत हुई। और कुमारगुप्त समुद्रगुप्त के बाद के एक शासन थे, इसलिए ये आपके तीन विकल्प हो गए थे गलत। बचा था समुद्रगुप्त जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र डैश का पुत्र था। पुष्यमित्र या कनिष्क, बिंदुसार, अशोक।
तो पुष्यमित्र आपने अगर राइट किया है। यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें, पुष्यमित्र, कनिष्क, बिंदुसार या अशोक, तो अगर पुष्यमित्र की अगर आपने यहाँ पर बात की है तो पुष्यमित्र आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए को आपने लाइक किया है या लॉक किया है, तो मालविकाग्निमित्रम सांस्कृतिक एक नाटक है जो कि कालिदास ने लिखा है। इसे अग्निमित्र मुख्य नायक है, इसमें अग्निमित्र मुख्य नायक हैं। अग्निमित्र 1 मिनट, अग्निमित्र पुष्यमित्र संगु का पुत्र था और नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम और राजनीतिक घटनाओं का विवरण है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी के विकल्प आप लोग मत देखिए क्योंकि ये सारे के सारे रॉन्ग थे, बचा था केवल पुष्यमित्र जो कि सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्य डैश पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर गौतम, वृद्धायन, पंत पं- पंतजलि या कपिल ऋषि, तो आपको कपिल ऋषि यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना है। अगर मैं बात करूं सांख्य दर्शन हिंदू दर्शन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसे कपिल इसे कपिल ऋषि ने स्थापित किया था। यह दर्शन प्राकृतिक यानी प्रकृति और पुरुष आत्मा के आधार पर ब्रह्मांड की रचना और जीवन के रहस्य को समझाती है। तो बाकी के ऑप्शन गौतम जो थे ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। वृद्धायन ये उपनिषद और ब्रह्मा सूत्र के लेखक हैं, इसलिए गलत हो गया। पतंजलि योग्य दर्शन और योग्य सूत्र के लेखक हैं, इसलिए आपका गलत हो गया। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती है? वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे या फिर वहां पुस्तक रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, इसलिए वहां पर इसको गढ़ी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ग के लोग बसते थे। गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का मुख्य किला या ऊंचा हिस्सा था। यह शहर का मजबूत और सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। यहाँ राजा, उच्च वर्ग या प्रमुख लोग रहते थे। इससे पता चलता है कि सुरक्षा और सामाजिक वर्ग का ध्यान रखा जाता था। बाकी के विकल्प आपके इसलिए गलत हुए क्योंकि वहां पुस्तक रखी जाती थी, हड़प्पा में लिखित पुस्तक नहीं थी। वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, गढ़ी का काम नहीं। वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे, निचले वर्ग मतलब शहर के अन्य हिस्सों में ये रहते थे, तो इसलिए ये आपके गलत हो जाते हैं। बच्चा ऑप्शन नंबर ए, वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, जो कि सही आंसर के साथ हैं। कह रहा वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रही शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ब्रही की अगर बात करें तो यहाँ पर गेहूं, मक्का, जौ या चावल, तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पर व्रही शब्द चावल के लिए यूज हुआ था, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। मैं आपको बता दूं वैदिक काल में कृषि का बहुत महत्व था। क्या था? कृषि का उस समय बहुत महत्व था। व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के लिए किया जाता था। वैदिक ग्रंथों में अनाज और कृषि से संबंधित कई नामों का उल्लेख मिलता है, जो कि मैं आपको कल के सेशन में डिटेल से बताऊंगा। गेहूं वैदिक काल में अन्य शब्दों से जाना जाता था। मक्का ये भारत में वैदिक काल में नहीं था। और जौ जो है ये यहाँ पर जौ जौ इसको कह लीजिएगा, जी जो है यह वैदिक ग्रंथों में अनाज नहीं था। तो ये आपको जौ ये आपका अनाज था लेकिन दूसरे शब्दों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो कपिलवस्तु, अंग या मगध या गंधार, तो यहाँ पर आपको कपिलवस्तु ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देना है। कपिलवस्तु ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। कपिलवस्तु भगवान बुद्ध का जन्म स्थान और उनके पूर्वजों के शासक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। बुद्ध वंश के शासक यहीं रहते थे और इसी क्षेत्र में उन्होंने शासित किया इसको। यह क्षेत्र मौजूदा नेपाल और भारत की सीमा के क्षेत्र में स्थित था। बाकी के विकल्प आपके गलत हो गए थे, इसलिए कपिल वस्तु बिल्कुल सही आंसर के साथ जाता है। सोम ऋग्वेद युग के नए देवता डैश के देवता थे। अगर बात करें सोम की, तो सोम यहाँ के पौधों या आंधी तूफान, ज्वालामुखी या युद्ध। तो सोम की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ के जो है देवता थे? ये पौधों के नए देवता पौधों के देवता थे। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण देवता थे। इसे एक विशेष पौधे और उसके रस से जोड़ा जाता था, जिसे धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्र पेय यानी कि सोमरस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सोम देवता पौधों और उनके रस के देवता माने जाते थे। इस क्रम में अगर आंधी तूफान की बात करें, यह इंद्र से संबंधित था। ज्वालामुखी कोई वैदिक देवता इससे नहीं जुड़े हुए थे। युद्ध देवता इंद्र से जुड़े हुए थे। तो इस क्रम में ये तीन आपके गलत हुए थे, बचा था पौधा जो कि सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट, मित्रका राजवंश या पाल राजवंश या सोलंकी राजवंश? तो इसका राइट आंसर आपने अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ किया है सोलंकी राजवंश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सोलंकी राजवंश ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अनहिलवाड़, जिसे अनहिलवाड़ यानी कि
इसे अनहिल पाटन भी कहा जाता था। सोलंकी राजवंश की ये राजधानी थी। यह गुजरात में स्थित था। सोलंकी राजवंश इसे अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल करता था। इस क्रम में आपका राइट आंसर सोलंकी राजवंश के साथ बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये कैसी लगी क्लास, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, थोड़े से टिपिकल तो जरूर थे। आई होप आप सभी ने समझने की कोशिश की होंगी। अब देखिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास कंप्लीट करवा रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को यहाँ पर लाया जाएगा। तो ये आपकी सीरीज अब कंटिन्यू हो जाएगी। हिस्ट्री पहले कंप्लीट करवाएंगे, देन आफ्टर आपके अदर सेशंस को करवाएंगे। जीके जीएस हो गया और आपकी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। इससे इन सभी टॉपिक को हम यहाँ पर कवरअप करवाएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक। आपके 4 महीने जो हैं 25 अप्रैल से एग्जाम है, तब तक हमारे साथ जुड़िए और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।